हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जेके ऑनलाइन टिप्स। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के मस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर को देखेंगे जो क्लास 10 से रिलेटेड है। उम्मीद करता हूं कि आगामी जो एग्ज़ाम होगा वो क्लास 10 का वो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे पास कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए, जब लोहे को जिंक से लेपित करते हैं उस क्रिया को कहते हैं गैल्वनीकरण। क्या कहते हैं? गैल्वनीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, लोहे की परमाणु संख्या है। तो देखिए, लोहे की परमाणु संख्या कितनी है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 23, 26, 25 और ऑप्शन डी है 24। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 26। कितना है? 26। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 26। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसमें कह रहा है कि क्लोरीन की संयोजकता क्या है। तो देखिए, क्लोरीन की जो परमाणु संख्या होती है, देखिए क्लोरीन की जो परमाणु संख्या होती है, एटॉमिक नंबर, वो होती है आपका कितना? देखिए, ये होता है आपका 17। ठीक है, इसको हम सेल वाइज देखें तो पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2। दूसरा में कितना होगा? 8। उसके बाद कितना होगा? 7। तब कितने इलेक्ट्रॉन को वो ग्रहण कर सकता है? तो 1। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसमें कहता है धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस है। तो धातुओं को जोड़ने में कौन सा गैस का यूज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एथाइन। क्या होगा? एथाइन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, इसमें दिया हुआ है कि धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड कैसा होते हैं? तो देखिए मेरे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मान लीजिए क्षारीय है, बी अम्लीय है, सी उदासीन है और डी कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अम्लीय। धातुओं के जो ऑक्साइड होता है वो किस स्वाद से क्या होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, यानी कि जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो यह ऑक्साइड देता है। ठीक है, और ये पानी के साथ जब विघटित हो जाता है, ये पानी के साथ क्या हो जाती है? विघटित हो जाती है और क्या देता है? अम्ल देता है। ये याद रखना आप लोगों को। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? देखिए, इससे पहले हम पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो हमारे प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अब ये जो वीडियो अभी जो बन रहा है वो है पार्ट 2। तो कौन उपधातु है? इसमें कह रहा है कौन उपधातु है। देखिए, इसमें उपधातु का बात हो रहा है ना। तो देखिए, फेरस हो जाएगा Fe, कॉपर और Na, ये तीनों है धातु। ठीक, इसमें कह रहा है कि उपधातु कौन है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, Sb, एंटीमनी। Sb मतलब एंटीमनी। ठीक, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो देखिए, अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? अभी जस्ट हम इस पर चर्चा किए हैं कि अधातु के ऑक्साइड क्या होता है? ये होता है अम्लीय। ठीक है, ये क्या होगा? अम्लीय होगा। अधातु के ऑक्साइड क्या होता है? तो अम्लीय होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो हेमेटाइट की बात हो रहा है ना। तो हेमेटाइट का जो सूत्र होता है, देखिए ये जान लीजिए थोड़ा सा कि हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3। ठीक, Fe2O3 हेमेटाइट का ये सूत्र है। और ये किसका होता है अयस्क? तो लोहा का। किसका होता है? लोहा का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है मेरे पास कि अयस्क से गैंग कणों को दूर करने को क्या कहते हैं? देखिए, इसमें है क्या, गैंग कण को दूर करने का जो विधि है ना, उसको क्या बोलते हैं? तो समझ लिए पहले ये गैंग होता क्या है। तो पृथ्वी की परत से, यानी पृथ्वी की परत से प्राप्त अयस्क में कई प्रकार के अवांछनीय पदार्थ होता है। ठीक, अवांछनीय पदार्थ का मतलब हो गया जो जिसको हम नहीं चाहते हैं। ठीक, जैसे बालू हो गया, कंकड़ हो गया, मिट्टी हो गया, ये उसमें मिला रहता है और यही सब पदार्थ को हम गैंग बोलते हैं। ठीक, और इसको हम
गैंग बोलते हैं, और दूर जो करेंगे गैंग निकालेंगे उसको बोलेंगे समृद्धि। क्या बोलेंगे? एनरिच, ये समृद्धि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला है, धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। और धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? अभी तक हम जान रहे थे क्या कि ये अधातु का ऑक्साइड क्या होते हैं। अब हम जानेंगे कि धातु का ऑक्साइड क्या होता है। तो देखिए, जब अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है तो धातु का ऑक्साइड क्या होगा? भास्मिक होगा। क्या होगा? भास्मिक। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है? तो बताइए, पीतल किसका उदाहरण है? ये आपको बताना है। देखिए, ये एक मिश्र धातु है। ये क्या है? एक मिश्र धातु है। ठीक है, और ये बना होता है कॉपर 80%, कितना परसेंट? 80% कॉपर से, और ये जिंक 20%। 20% क्या चीज़ से? जिंक से। ये दोनों के मेल से बनता है पीतल। याद रखना आप लोगों को कि कॉपर 80% और जिंक 20%, ये दोनों के मिल से क्या बनता है? बताइए, पीतल बनता है। ठीक, ये क्या है? एक मिश्र धातु है, आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद है कि निम्नलिखित अयस्क में कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका है मेरे पास हेमेटाइट। मान लीजिए ऑप्शन ए यहाँ है हेमेटाइट, दूसरा है बी डोलोमाइट, सी है मेलेकाइट, और डी है बॉक्साइट। तो देखिए, ये आपका हो जाएगा, एल्युमिनियम की बात है ना, एल्युमिनियम की अयस्क होता है ये बॉक्साइट। क्या होता है? बॉक्साइट। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं और देखते हैं क्या सवाल। देखते हैं, इसमें है निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो आप जानते हैं आपके इर्द गिर्द ये धातु हमेशा मिलता है। ये आपका हो जाएगा, देखिए, किस धातु पर वायु का प्रभाव, वायु क्या कुछ का भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो धातु है आपका सोना। वो धातु क्या? आपका सोना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है कि किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं? ए नंबर है टंगस्टन, बी है सोडियम, सी है मरकरी, और डी है मैग्नीशियम। तो बताइए कि किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं? देखिए, ये आपका आंसर हो जाएगा सोडियम। ठीक, इसलिए रखते हैं कि ये बहुत अत्यधिक क्रियाशील होता है, जो कि ये हवा के मेल से, हवा से प्रतिक्रिया कर ये जल उठता है। इसी कारण इसको कहाँ रखते हैं हम लोग? किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है मेरे पास कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? तो देखिए, आयनिक यौगिक कौन है? देखिए, SCN, CCl, Cl4, KCl या CO2। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा KCl, पोटेशियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? पोटेशियम क्लोराइड। ये देखिए, इसमें क्या है कि क्लोराइड के अणु, ये इलेक्ट्रॉन Cl- होता है। क्या होता है? Cl-। ठीक है, और Cl के जो क्लोरीन का परमाणुओं की संख्या जो होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति होती है इसको। ठीक, Cl को। अब याद रखना है आप लोगों को। अगला प्रश्न है मेरे पास, ये कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? देखिए, लवण का जैसे ही बात हो बस आंख मूंद के मार दीजिए NaCl। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? NaCl। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। इसमें है कि तत्वों के निम्न गुणों युग्मों में कौन सा युग्म पीतल में उपस्थित रहता है? अभी जस्ट हम चर्चा किए थे कि देखिए, ऑप्शन ए है कॉपर और टिन, बी है कॉपर और जिंक, सी है एल्युमिनियम और कॉपर, और डी है क्या? टीन और सीसा। तो बताइए कितना कॉपर का मात्रा बताए थे अभी हम? 80% है ना, 80% कॉपर, और जिंक कितना बताए थे? 20%। ठीक, याद रखिएगा कि ये दोनों जब मिलेगा तो क्या बनेगा? पीतल बनेगा। क्या बनेगा? पीतल बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक के मेल से क्या बनता है? पीतल। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है मेरे पास, ऑप्शन इसका दे देते हैं BCD, है ना। तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन है? तो एल्युमिनियम का
प्रमुख अयस्क क्या है, तो बताए अभी हम जस्ट कि बॉक्साइट है। क्या है, बॉक्साइट है। इसमें है क्या, निम्न में किस धातु का विस्थापन लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है। इसमें कह रहा है कि इनमें किस धातु का विस्थापन लवण के विलयन में, लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, लोहा के द्वारा होता है। तो कैल्शियम ऑप्शन है, तांबा है, सोडियम है और पोटेशियम है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा आपका ये सोडियम है ना, तो इसका हो जाएगा सोडियम। ठीक है, क्या हो जाएगा, सोडियम। ठीक, चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है मेरे पास, निम्नलिखित में कौन सी गैस धातु अम्ल राज से अभिक्रिया करके घुल जाती है। तो देखिए अम्ल राज से अभिक्रिया करके घुल जाती है। इसमें धातु का विस्थापन लवण के विलयन में लोहा के द्वारा होता है ना, तो लोहा के द्वारा होगा। तो देखिए लोहा ये आपका हो जाएगा लोहा से अधिक सक्रिय है। कैल्शियम क्या है, लोहा से अधिक सक्रिय है। और तांबा का ये लोहा का बात करते हैं, तांबा का बात करते हैं तो तांबा क्या है, हाइड्रोजन से इसका नीचे है, हाइड्रोजन से नीचे है ये। और सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम है और सोडियम भी अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए तांबा इसका आंसर होगा। क्या होगा, तांबा होगा। ठीक है, इसका आंसर तांबा होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके उसमें घुल जाती है। तो अम्ल राज समझ रहे हैं ना, अम्ल राज होता है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। ठीक, ये क्या करता है, सोना को भी पिघला देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका AU। ठीक है, क्या हो जाएगा, AU, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल है मेरे पास, निम्नलिखित में कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर ऑर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। ये है कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर ऑर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा ब्रोमीन, Br, ब्रोमीन है ऑप्शन। दूसरा है कैल्शियम मैग्नीशियम है ना, ब्रोमीन हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर, एक ऑप्शन और देते हैं सल्फर, A, B, C और D। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर कैल्शियम। क्या हो जाएगा आपका आंसर, कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि 2 कैल्शियम का वैलेंसी होता है 20। ठीक, और 20 को हम कक्षा वाइज बांटते हैं तो 2 8 8 2 इलेक्ट्रॉन खोकर ये क्या आर्गन जैसा बन जाएगा, क्योंकि आर्गन का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है इसका, यानी टोटल परमाणु संख्या कितना है, 18 है। ये खुद अष्टक पूरा किया हुआ है, 2 8 8, ये अष्टक खुद पूरा किया हुआ है, इसलिए ये क्या है, अक्रिय गैस है। उसी तरह से बनाना है कैल्शियम को, तो कैल्शियम को बनाने के लिए 2 8 8 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करेगा। किसके जैसा, ऑर्गन जैसा, जब 2 इलेक्ट्रॉन खोगा तब, खोने के बाद। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आइसक्रीम को उसके द्रवणांक से कम ताप पर गर्म करके धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है निस्थापन, बी है जारन, सी है धातुकर्म और डी है प्रगलन। तो देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा निस्थापन। क्या हो जाएगा आपका आंसर, निस्थापन। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि देखिए इसमें क्या, द्रवणांक किसको कहते हैं, जिस ताप पर कोई पदार्थ पिघलना शुरू हो जाए। ठीक है, पिघल कर उबलने लगे। तो जिंक का बात करें तो 419 डिग्री सेल्सियस मिलेगा ना, तो वो पिघलने लगेगा। उसके बाद लोहा की बात करें तो सबसे अधिक जो द्रवणांक होता है वो होता है लोहा का, कितना होता जानते हैं, 1535 डिग्री सेल्सियस। इतना ताप इसको मिलेगा तब पिघलेगा, सबसे अधिक इसी का होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आइसक्रीम को उसके द्रवणांक से कम ताप पर गर्म करके
धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्तापन कहलाती है। याद रखना आप लोगों को, एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। चांदी के चम्मच को लंबे समय तक खुली हवा में छोड़ देने पर क्या होता है बताइए? काली उसका सतह हो जाती है। ऐसा कौन सा यौगिक बनने के कारण होता है? ऑप्शन ए है Ag2O, बी है Ag3N, सी है Ag2S और डी है आपका AgOH। तो देखिए इसका हो जाएगा Ag2S, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि चांदी वायु में उपस्थित सल्फर जो होता है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है, ये सल्फर डाइऑक्साइड जो SO2 उपस्थित होता है वायु में, वो हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया कर लेता है। किससे अभिक्रिया कर लेता है? हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया कर लेता है और क्या बना देता है जानते हैं? सिल्वर सल्फाइड बना देता है। Ag2S सिल्वर सल्फाइड बनाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, उसके बाद इसलिए काला दिखता है। अब आगे है कि कौन सा सहसंयोजक यौगिक है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सहसंयोजक यौगिक होता क्या है। तो जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, ठीक है, और साझा करके और अपना स्टक पूरा करता है, तब उनके बीच बना हुआ जो रासायनिक बंधन होता है उसी को हम लोग सहसंयोजन बंधन बोलते हैं। जैसे कि अब हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का कितना होता है? वैलेंसी 1 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है ना। उसके बाद ये हम मान लेते हैं आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है? 2 4 6, ठीक। अब एक हाइड्रोजन और ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, ये मान लीजिए है, तो क्या करेगा? एक एकक हाइड्रोजन क्या करता है? ऑक्सीजन को ये बोलता है कि अपना स्टक पूरा लो, हम एकक साथ तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है? इसे दे देता है, इसे दे देता है, तो बन जाता है, क्या बनता है बताइए? HO2 बनता है। समझ में आ गया ना? सॉरी, H2O, जल बनता है H2O, ठीक है। तो इस तरह से साझा करता है, ये भी देता है इलेक्ट्रॉन और ये ग्रहण करता है, यानी कि एक दूसरे का क्या होता है? आदान प्रदान, साझा करना। तो इस तरह से जो क्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सहसंयोजक यौगिक। ऐसा यौगिक के निर्माण को अब देखिए कि कौन है इसमें। तो देखिए ये CCl4, ये है आपका संयोजक यौगिक है, ठीक है, ABCD याद रखना आप लोगों को, ये CCl4, ठीक। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में कौन सा धातु है? तो देखिए इसमें बताना है कि 2 8 2 10 11, इसमें कितना आ गया? 11। तो ये कौन सा हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम, ठीक है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। बोल रहा है कौन धातु है? तो सोडियम क्या है? धातु है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सॉरी 8 10 11, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि 8 2 10 7 3 13, इसका कितना आ जाएगा? 13, ये भी धातु है, ठीक। उसके बाद ले लीजिए ऑप्शन, ये 8 2 10 5 15, ये आ गया कितना? 15 होता है फास्फोरस, ये अधातु है, ठीक। उसके बाद आ जाइए जिंक, इसका कितना हो गया? 30 किसका होता है? जिंक का होता है। ये एक संक्रमण तत्व है, ठीक। तब इसका आंसर हो जाएगा आपका ये फास्फोरस। क्या हो जाएगा? फास्फोरस, ये अधातु है। ये क्या है? अधातु। कौन सा अधातु है? बोल रहा है कौन सा अधातु है, ठीक है। इसमें कौन सा अधातु है ये बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 2 8 5 15, ये भी धातु है, ये भी धातु है, ये संक्रमण तत्व है, ये भी धातु है, तत्व है, संक्रमण तत्व। और कौन सा हो जाएगा इसका अधातु? 2 8 5 वाला, यानी कि फास्फोरस, ठीक। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। निम्न में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है? कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मरकरी, पारा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलय है? कौन जल में विलय है इसमें देखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका ग्लूकोज। जल में विलय कौन है? तो ग्लूकोज है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा है
इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो देखिए इस ये हो जाएगा एल्युमिनियम का। ऑप्शन ए है मेरा मैग्नीशियम, बी, सी और डी। ये क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। आंसर हो जाएगा मेरा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है? किस प्रक्रिया द्वारा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैन उत्प्लावन विधि। कौन सा होगा? फैन उत्प्लावन विधि। मतलब इसको समझ लीजिए कि इस विधि द्वारा तांबा, लेड और जस्ता, ये इसका सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। इतना याद रखना है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, ऑप्शन मान लीजिए ए है, बी है, सी है और डी है। अगला सवाल है कि उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातुओं के परमाणु आसानी से बना सकते हैं। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण। तो देखिए कौन सा विद्युत धनात्मकता होगा? तो दो तरह के होता है, ऋण और धन। तो यहाँ बोला धनात्मकता के कारण, जिसका आंसर हो जाएगा धनाविष्ट आयन, ठीक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है मेरे पास, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है कहलाता है। देखिए उसको क्या बोलेंगे? विद्युत धनात्मक बोलेंगे कि ऋणात्मक बोलेंगे? जो त्याग करता है उसको धनात्मक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? धनात्मक। ऑप्शन ए, बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखिए, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किस विधि द्वारा लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाया जा सकता है? तो देखिए जस्ता की परत चढ़ाकर इसको बचा सकते हैं हम। कैसे? तो देखिए जस्ता के परत जब चढ़ाएंगे तो जस्ता लोहे की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होता है, ठीक है। तो वायु का प्रभाव जस्ता पर ही पड़ता है, वही अभिक्रिया करते रहता है, लोहा पर नहीं पड़ता है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं? जस्ता की परत चढ़ा देते हैं, ठीक। समझ लीजिए। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में किस विधि द्वारा अशुद्ध तांबे को शुद्ध तांबा परिवर्तित किया जाता है? तो देखिए अशुद्ध को शुद्ध में परिवर्तित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत अपघटन। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, विद्युत अपघटन, ठीक। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है। देखिए अब 286 किसका है बताइए? तो 286 सल्फर का है। कितना है? सल्फर का 16 सल्फर का है। किसका है? सल्फर का। और 2, 8, 10, 8, 18, 19, 19 किसका है? 19 हो जाएगा आपका पोटेशियम का। किसका हो जाएगा? पोटेशियम का 19, ठीक है। 19 किसका हो जाएगा? पोटेशियम का। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये पोटेशियम और सल्फर, ठीक, ये 19 है और ये 16 है। ये 19 है और ये 16 है। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए और 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग करेगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग करेगा पोटेशियम, और सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो के पर हो जाएगा प्लस धनावेश और सल्फर हो जाएगा -2 ऋणावेश। समझ रहे हैं ना? तो ये सूत्र बन जाएगा आपको K2S। क्या बन जाएगा? K2S। 2 इलेक्ट्रॉन 2 के मिल के देगा एक सल्फर को, तो इसका सूत्र हो जाएगा K2S। इस तरह से आदान प्रदान दोनों के बीच में होता है, आदान प्रदान दोनों के बीच में होता है, ठीक है। तो देखिए जब आदान प्रदान दोनों के बीच में होता है तब उसको क्या बोलेंगे? ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, आयनिक सहसंयोजक या उप संयोजक या अध्रुवीय। तो देखिए आयन बन रहा है ना, यहाँ पे प्लस आयन है, इसमें माइनस आयन है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आयनिक। क्या हो जाएगा? आयनिक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिस अयस्क में उसके कण उसमें उपस्थित उपद्रवों से भारी होते हैं उसे निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुत्व पृथक्करण। कौन सा होगा? गुरुत्व पृथक्करण, ठीक है। पृथक्करण मतलब हो गया गुरुत्व पृथक्करण, मतलब उपद्रवों का मतलब क्या हुआ? अशुद्धि। क्या हुआ? अशुद्धि। तो अशुद्धि को हम कैसे निकालेंगे? तो गुरुत्व पृथक्करण की विधि से, ठीक।
अगला है प्रश्न, ए और बी परमाणुओं के संयोग से आयनिक बंधन तब बनता है जब, पहला ऑप्शन दिया हुआ आपका, ए और बी दोनों इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं। देखिए कह रहा है प्रश्न कि ए और बी परमाणुओं के संयोग से आयनिक बंधन बनता है, तो आयनिक बंधन किसको बोलेंगे? देखिए ये जो आयन का आदान प्रदान होता है, ठीक, इलेक्ट्रॉन जो त्यागता है, इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है, जैसे हम बात कर लेते हैं सोडियम का, सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। और क्लोराइड का बात करें, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से एक आयनिक यौगिक बनता है NaCl, क्या बनता है? NaCl बनता है, ठीक। तो इस तरह से क्या होता है? आदान प्रदान होता है दोनों के बीच में। क्या होता है? आदान प्रदान होता है दोनों के बीच में, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं? नहीं, एक त्याग करते हैं, एक ग्रहण करते हैं। ये ऑप्शन मेरा गलत है। ए और बी दोनों इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं? नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। ए धातु है और बी अधातु है। देखिए ए धातु है और बी अधातु है, तो एकदम सही है। एक धातु है जो कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, एक अधातु है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ये सही है आपका, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसमें ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। ए धातु और बी अधातु हो और बी दोनों धातु हो, मतलब हो गया कि ए और बी दोनों धातु हो, ए और बी दोनों धातु हो, नहीं, ये गलत है। अगला सवाल है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुएं क्या कहलाती है, क्या करती है? देखिए पहला ऑप्शन है कि अम्ल के साथ, ऑप्शन ए यहाँ से है शुरुआत, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके H+ आयन बना सकती है। तो देखिए नहीं, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके H+ आयन नहीं बनाती है। हम जानते हैं कि कोई भी ये हाइड्रोजन के नीचे वाला जो धातु है वो अभिक्रिया करके अम्ल नहीं बनाती है, सीधी सी बात है। तो साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया कर सकती है? नहीं। अम्ल के साथ अभिक्रिया करके N2 गैस बनाती है? नहीं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल है मेरे पास, सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर, सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है? देखिए सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होता है तो इसका आंसर हो जाएगा, सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर क्या बनाता है? धनायन बनाता है, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुएं, तो इसका आंसर हो जाएगा, अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन देती है? नहीं। और अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है? नहीं। जल के साथ साधारण ताप पर ही अभिक्रिया करती है? ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, इसमें है कि आयनिक यौगिक संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो आयनिक यौगिक धन एवं ऋण आयन के बने होते हैं? नहीं, एक धन और एक ऋण आयन के बने होते हैं। तो एक धन और ऋण दोनों? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आयनिक यौगिक के द्रव्यमानांक उच्च होते हैं? ये भी नहीं है। द्रवित अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के कुछ अलग होते हैं? हाँ, ये होगा। द्रवित अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का क्या होते हैं? कुछ अलग होते हैं, ठीक। ये आपको याद रखना है। ये 40 क्वेश्चंस हो गए आप लोगों के बीच में। तो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल, और आप लोगों को हमारा उम्मीद है कि ये वीडियो वॉच करने के बाद इससे प्रॉफिट होगा, है ना। आगामी एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। मेरा सभी वीडियो देखिए, क्लास 10 का प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।